सावधान। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। हेलो 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 हेलो। हाँ, अपनी चर्चा जो है द्रव्य के ऊपर चल रही थी। पुद्गल द्रव्य की अपन ने बात करी थी। डिस्टर्ब हो रहा है क्या माइक? सही आ रही है। हेलो 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 हेलो। हाँ, हिल रहा है इधर से कहीं से कुछ। चलो कोई बात नहीं, आराम से। द्रव्य के ऊपर अपनी चर्चा चल रही थी और पुद्गल द्रव्य के बारे में अपन ने पिछली कक्षा में बात करी थी। पुद्गल द्रव्य के बारे में हमने गुणों के बारे में देखा। पहले कितने गुण हैं पुद्गल द्रव्य में? अनंत गुण है। और मुख्य गुण कितने हैं? मुख्य गुण कितने हैं? 5। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये 4 मुख्य गुण हैं। ठीक है ना। मेरा प्रश्न है, इंद्रियां कितनी होती है? 5। और गुण कितने हैं? 4। तो 4 गुण हैं और 5 इंद्रियां, ऐसा क्यों? तो जो ये गुण है, हाँ तो वही तो बता रहा हूँ। हाँ, वो भी तो पुद्गल का ही है। तो फिर उसको पुद्गल के खाते में मतलब कर्ण इंद्रिय का विषय क्यों नहीं लिया? 4 ही क्यों लिए? स्पर्श में आ जाता है। और कैसे आ जाता है स्पर्श में? हाँ, क्या होता है? हाँ, बोलते हैं शब्द यहाँ कान पर टकराते हैं। ये टकराए मतलब कौन सा गुण हो गया? स्पर्श गुण आ गया। ठीक है ना। और जहां स्पर्श है वो कौन सा द्रव्य कहलाता है? पुद्गल द्रव्य। तो अलग से वो द्रव्य लेने की जरूरत नहीं थी। गुण, हाँ, गंध गुण है, वो पर्याय है। ठीक है ना। स्पर्श को अलग से मतलब गंध एक अलग गुण ही हो गया ना। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये 4 तो हैं गुण। और शब्द जो है वो गुण नहीं है, वो पर्याय है। और वो स्पर्श नाम के गुण की ही एक प्रकार की पर्याय हो गई, इसलिए उसको अलग से नहीं लिया। जबकि ये जो 4 चीज हैं, स्पर्श में तो है ही है, रस में भी स्पर्श है, घ्राण में भी स्पर्श है, मतलब जो गंध है उसमें भी स्पर्श है। अकेली चक्षु इंद्रिय ऐसी है जिसमें स्पर्श नहीं पाया जाता। कर्ण में भी स्पर्श है,
पुद्गल द्रव्य एक गुण में दूसरे गुण का जो रूप पाया जाता है ना, इसलिए वो चीज घटित हो जाती है। तो आप कोई सा भी गुण पकड़ोगे तो उसमें सब में ही वो चीजें पाई जाती हैं, क्योंकि जहां स्पर्श है वहां गंध है कि नहीं है, जहां गंध है वहां स्पर्श है कि नहीं है, तो सारी चीजें हैं। ठीक है ना। चक्षु इंद्रिय ऐसी इंद्रिय है जो अप्राप्य कार्य कहलाती है, स्पर्श नहीं करती किसी विषय का। ठीक है ना। और यदि द्रव्य इंद्रिय देखें तो ये भी स्पर्श है। आंख को आप छू सकते हो कि नहीं छू सकते? छू सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर यदि कुछ गिर जाए तो आपको दिखना बंद होगा कि नहीं होगा? तो ये गिर गया तो आपकी पुतली पर वो आ गया, आवरण आ गया, तो ये स्पर्श किया तभी तो आवरण आया। बात समझ में आई ना। अप्राप्य कार्य तो इसलिए कहा जाता है कि किसी विषय के पास जाना नहीं पड़ता, किसी विषय से कांटेक्ट नहीं होता। घ्राण कोई भी गंध जब तक यहां नहीं आएगी तब तक आपको पता नहीं पड़ेगा, जब तक स्पर्श जीभ पे नहीं होगा तब तक आपको स्वाद पता नहीं पड़ेगा। इसलिए उस अपेक्षा से उसको अप्राप्य कार्य कहा गया है। किसको? चक्षु इंद्रिय को। और कर्ण इंद्रिय में कौन सा गुण है? कर्ण जो शब्द है उसमें कौन सी चीज है? पर्याय तो है। किस गुण की पर्याय है? स्पर्श गुण की पर्याय है। इसलिए उसको मतलब 4 ही गुण रखे, 5वां नहीं रखा। बात समझ में आ गई? चलो, तो ये 4 चीजें हमने देखी थी। गुणों के माध्यम से किसकी पहचान होती है? पुद्गल द्रव्य की पहचान होती है। ये समझ में आता है कि द्रव्य जो है कौन सा द्रव्य है? ये पुद्गल द्रव्य है। इतनी चीज क्लियर। अब जब ये चीज पता पड़ती है कि ये पुद्गल द्रव्य है, तुरंत हमारी 2 चीजें दिमाग में आनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें हैं? हाँ, ये मैं नहीं हूं और इसमें सुख नहीं है। ये चीज कब दिमाग में आती है? जैसे ये पता पड़ जाए कि ये पुद्गल द्रव्य है, तो हमारे दिमाग में 2 चीजें आनी चाहिए। और तीसरी जो अपन ने बात करी थी कि पुद्गल द्रव्य कितने रूपों में पाया जाता है, तो कितने रूपों में पाया जाता है पुद्गल द्रव्य? नॉर्मली वो हमारे लिए मतलब हमारे सामने 3 रूपों में आता है। मुख्य रूप से 2 और समझने के लिए 3। कौन कौन से 3 हो गए रूप? अणु, स्कंद और परमाणु। अणु और परमाणु एक है। हाँ, उसका नाम है, थोड़ा लंबा चौड़ा नाम है ना, असमान जाति द्रव्य पर्याय। ठीक है ना। नाम थोड़ा लंबा चौड़ा है पर भाव केवल इतना है। देखो, परमाणु मतलब जो बिल्कुल सूक्ष्म कण है, अंश जो है पुद्गल का, बिल्कुल शुद्ध पुद्गल द्रव्य जिसको कहते हैं वो है परमाणु, जो बिल्कुल सूक्ष्म कण है, अंश है ना। और वो सूक्ष्म है इसका मतलब उसमें कुछ कंबड़ हो गई हो, ऐसा नहीं है। वो अपने आप में परिपूर्ण है, अप्रभावी है, उसका अस्तित्व है और अपना काम करने में स्वयं समर्थ है। ठीक, ये चीज किसके बारे में है? अकेले पुद्गल द्रव्य के बारे में नहीं है, एक परमाणु के बारे में नहीं है, ये चीज सभी द्रव्यों के बारे में। ठीक है ना। दूसरी जो स्कंद है वो क्या कहलाता है? जब परमाणुओं का एक समूह, मतलब उनमें यदि एक बंध बन जाए, ये बंध भी केवल समझाने के लिए है। वास्तव में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है, प्रभावित नहीं करता है, तो समझाने के लिए बंध कहा जाता है। जो स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधा वाली बात है, ये समझाने के लिए है। ठीक है ना। बहुत सारे पुद्गल परमाणु मिल गए, एक स्ट्रक्चर खड़ा हो गया जो हमें दिखाई दे रहा है। जैसे फोटो है, तो ये फोटो क्या है? ये स्कंद है। मान लो ये 100 पुद्गल परमाणुओं का एक स्कंद है, तो यहां पर एक फोटो है कि 100 पुद्गल परमाणु है? 100 पुद्गल परमाणु है, और 100 पुद्गल परमाणु अपना अपना काम कर रहे हैं। किसी का किसी से कोई रिलेशन नहीं है। ये चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए एक स्कंद के बारे में विचार करते समय। एक स्कंद के बारे में विचार मतलब समझते हो आप? स्कंद माने जो भी चीज दिखाई दे रही है, तुरंत आपको दिमाग में आना चाहिए कि ये, जैसे मोबाइल आपको दिखा, तो मोबाइल तुरंत दिमाग में क्या है? कौन सा रूप है पुद्गल का? स्कंद रूप है। अब जैसे ही पता पड़ा ये स्कंद है, तो वो एक चीज आपको सत्ता दिखाई नहीं देनी चाहिए।
वहां पर आपको अनंत परमाणु दिखाई देने चाहिए कि अनंत परमाणु बिल्कुल स्वतंत्र हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और उनके एक व्यवस्थित क्रम में होने के कारण ये सारी संचालित जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं वो संचालित हो रही हैं। यदि वो जो 100 पुद्गल परमाणु मान लो एक क्रम में है, उनमें से एक भी क्रम में इधर उधर हो जाए तो वो काम जो होने वाला होगा वो होगा? वो नहीं होगा। जब वो 100 के 100 एक क्रम में आएंगे तब जाकर जो भी काम हो रहा है वो होता हुआ हमें दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है? ये जो घड़ी चल रही है ना, ये घड़ी तब जाके चल पा रही है जब वो अनंत पुद्गल परमाणु की एक चेन बन गई। यदि उस चेन में एक भी परमाणु इधर उधर हो जाएगा तो वो काम नहीं होगा जो काम हम सोच रहे हैं या फिर वो जो होने वाला है। बात को समझ में आ रही है? ये सारे अनंत पुद्गल परमाणुओं का मिला जुला कार्य हमें दिखाई दे रहा है स्कंद के रूप में। तो एक द्रव्य है कि अनंत द्रव्य है? अनंत द्रव्य है। एक काम है कि अनंत काम है? अनंत काम है। अब गजब की चीज देखो, मान लो आप मोबाइल को देखो। अब मोबाइल एक द्रव्य नहीं है, कितने द्रव्य हैं? अनंत द्रव्य है। अनंत क्यों है? क्योंकि अनंत पुद्गल परमाणु है, और अनंत पुद्गल परमाणु एक एक पुद्गल परमाणु एक एक द्रव्य है, स्वतंत्र द्रव्य। तो कितने द्रव्य हो गए? अनंत द्रव्य। अब अनंत द्रव्य, एक द्रव्य लो, एक द्रव्य के कितने गुण? अनंत गुण। और एक एक गुण का हर समय एक नया नया कार्य हो रहा है। तो एक द्रव्य में कितने कार्य हो रहे हैं एक समय में? अनंत कार्य हो रहे हैं। कुछ बात समझ में आ रही है? तो एक मोबाइल में सोचो कितने कार्य हो रहे हैं। एक मोबाइल में अनंत द्रव्य, उन अनंत द्रव्यों के अनंत अनंत गुण, और उन अनंत अनंत गुणों की अनंत अनंत पर्याय। नहीं, ये क्रम नियमित पर्याय नहीं है। क्रम नियमित पर्याय तो ये है कि एक गुण की जो अनादि अनंत पर्यायों का प्रवाह क्रम है वो एकदम सुनिश्चित है। और केवल एक गुण की ही नहीं, वो अनंत गुणों के पिंड रूप द्रव्य की अनंत अनंत पर्याय एकदम व्यवस्थित है। उसका नाम है क्रम नियमित पर्याय। उसके बारे में अपन बाद में विचार करेंगे जब पर्याय की चर्चा करेंगे तो, ठीक है ना। अभी तो अपन पुद्गल द्रव्य की बात कर रहे थे कि जो भी स्कंद के रूप में हमें चीज दिखाई दे रही है वहां पर एक चीज नहीं है। कितनी चीजें हैं? अनंत द्रव्य है। और अनंत द्रव्य अपना अपना काम कर रहे हैं। किसी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को इफेक्ट पहुंचा रहा हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये चीज अपनी हुई थी। यदि उस स्कंद के अंदर प्राण आ जाए, फीलिंग्स आ जाए, चेतना आ जाए, तो वो चीज क्या कहलाती है? असमान जाति द्रव्य पर्याय कहलाती है। मतलब उसके अंदर आ जाए, मतलब उसका संयोग हो जाए, ठीक है ना। तो मान लो 100 पुद्गल परमाणुओं का एक स्कंद था, उसमें एक चेतना व्यापी मतलब संयोग रूप में आई, तो कितने द्रव्य हो गए? असमान जाति द्रव्य पर्याय के रूप में कितने द्रव्य हो गए? देखो फिर से सुनो 100 पुद्गल परमाणु का एक स्कंद था, ठीक है, और एक चेतना जुड़ी उसमें, मतलब एक जीव जुड़ा, तो कितने द्रव्य हो गए कुल मिला के? 101 द्रव्य हो गए। बात को समझ में आई? अब जैसे ये शरीर है, ये शरीर 100 पुद्गल परमाणु का एक स्कंद है, माना ये तो अनंत पुद्गल परमाणु, और इसमें जीव द्रव्य भी अनंत हैं, पर उनको अपन थोड़ा अलग कर रहे हैं। यहां पर जो मैं जीव द्रव्य हूं उसकी मुख्यता करें तो अब कितने द्रव्य हो गए? 101 हो गए, क्योंकि 100 पुद्गल परमाणु का तो ये शरीर स्कंद, और एक चेतना मैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य भी अनंत है ना। जीव द्रव्य अनंत नहीं है। आपके पेट में कीड़े नहीं है, आंखों में कीड़े नहीं है, कान में या फिर शरीर के आश्रय से जो भी जीव रह रहे हैं वो भी तो जीव है।
एक खून की बूंद में अनंत अनंत जीव हैं, अनंत जीव हैं। ठीक है ना, तो अनंत जीव भी यहां पर है, पर एक एक जीव बिल्कुल स्वतंत्र है। ये तो हम प्रत्यक्ष ये चीज देखते हैं ना। चलो पुद्गल द्रव्य में तो हमें समझ में नहीं आता, पर जीव द्रव्य हम स्वयं और इस शरीर के आश्रय से अनंत जीव और रह रहे हैं, उनको भी देखो। अब एक जीव दूसरे जीव से कैसे अलग है? आपको जो दर्द हो रहा है वो उन जीवों को हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उनका दर्द आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इससे तुरंत पता पड़ गया ना कि उनका जीव अलग है, हमारा जीव अलग है, भले ही एक ही जगह रह रहे हैं। हाँ, वो तो एक ही जीव द्रव्य में हो रहा है। जो महसूस का काम है वो तो एक जीव द्रव्य का है, पर इसी के आश्रय से जो अनंत जीव रह रहे हैं, उनको यदि कोई तकलीफ हो रही है, उनका मरण हो रहा है, उनका जन्म हो रहा है, तो हमें कोई बाधा हो रही है क्या? हमें किसी प्रकार का कोई दुख दर्द हो रहा है क्या? तो इससे सीधी ये चीज सिद्ध होती है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को प्रभावित नहीं करता। जब एक जीव द्रव्य की बात अपन ये कर रहे हैं, तो पुद्गल द्रव्य की बात करो। अब पुद्गल द्रव्य कैसे प्रभावित हो सकता है? तो बताओ, ये उंगलियां मिला सकते हैं कि नहीं ला सकते? जब जीव द्रव्य को हम इफेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उस जीव द्रव्य को जो पेट का कीड़ा है, मान लो उस पेट के कीड़े को कोई प्रॉब्लम हुई, तो आपको प्रॉब्लम हुई कि नहीं हुई? हमें कुछ पता नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि दोनों द्रव्य एकदम भिन्न भिन्न है। जब दो द्रव्य भिन्न भिन्न हैं, तो ये जो पुद्गल द्रव्य, कितने पुद्गल द्रव्य हैं ये स्कंद वाले? 100। तो 100 पुद्गल द्रव्य अलग अलग हैं कि एक है? और अलग अलग हैं तो सबका अलग अलग काम है कि एक काम है? तो सब अलग अलग वर्क कर रहे हैं कि एक साथ वर्क कर रहे हैं? सबका अलग अलग वर्क है। कोई वर्क, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के वर्क को इफेक्ट नहीं कर रहा है। कुछ बात आप रिलेट कर पा रहे हो? यहां पर अपन दो जीव की बात कर रहे थे कि एक जीव दूसरे जीव के दुख दर्द को महसूस नहीं करता है, अनुभव नहीं करता है। जो दुख दर्द है, जो भी ज्ञान है, वो खुद का रहता है, दूसरे का नहीं होता आपको। भले वो आपके अंदर हो रहा हो, आपके अंदर हो रहा हो मतलब आपके अंदर जो जीव है उनको हो रहा हो। तो फिर ये जो शरीर जो 100 पुद्गल परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, जब जीव द्रव्य में ये चीज नहीं पाई जा रही है कि हम दूसरे जीव द्रव्य को अनुभव कर पाए, तो फिर पुद्गल द्रव्य का अनुभव हम कैसे कर सकते हैं? कुछ बात समझ में आ रही है? जब हम जीव द्रव्य को चला नहीं सकते हैं, उसका कुछ कर नहीं सकते हैं, तो फिर पुद्गल द्रव्य की कहां से बात आ जाती है कि हम ये उंगली हिला सकते हैं? क्योंकि ये उंगली कौन सी है? बिना हिलाओ कैसे हिला, बताओ। वो बाद में बताऊंगा वो कैसे हिल रही है ना, वो बाद में बताऊंगा। अभी हमें नेचुरल चीज देखनी है, अभी हमें यूनिवर्सल फैक्ट्स देखने हैं कि वास्तव में दो द्रव्य बिल्कुल अलग अलग हैं और दो द्रव्यों का काम बिल्कुल अलग अलग हो रहा है। क्योंकि यूनिवर्सल फैक्ट क्या है? यूनिवर्सल फैक्ट ये है कि सारे द्रव्य अलग अलग हैं, कोई किसी को करने वाला नहीं है, कोई किसी को प्रभावित करता नहीं है, और सब अपने आप में परिपूर्ण है। ये है यूनिवर्सल फैक्ट। अब ये वर्क कैसे हो रहा है, तो मिलके एक साथ काम कैसे करना है, ये बात की बात है, वो बाद में बताएंगे। हाँ, ठीक है ना। अब सुनना, बहुत ध्यान से समझना। ये असमान जाति द्रव्य पर्याय में उदाहरण में कितने द्रव्य हो गए अपने? स्कंद में थे 100 और असमान जाति में कितने हो गए? 101। जैसे स्कंद में 100 के 100 परमाणु अपना अपना काम कर रहे थे, कोई किसी को प्रभावित नहीं कर रहा था, वैसे ही असमान जाति द्रव्य पर्याय में जब जीव और पुद्गल रहते हैं, तो 101 के 101 द्रव्य मिलकर अपना अपना स्वतंत्र काम करते हैं, कोई भी किसी को प्रभावित नहीं करता है। इससे ये सीधी चीज स्पष्ट हो जाती है कि मेरा जो जानने देखने का काम है वो एकदम अलग है, क्योंकि मैं एक स्वतंत्र अलग द्रव्य हूं। और 100 जो पुद्गल परमाणु हैं
वो एक सेपरेट द्रव्य है, उनका काम वो खुद कर रहे हैं, उनका काम मैं नहीं कर रहा। मतलब ये जो उंगली हिल रही है, ये दिखने वाली उंगली कितने पुद्गल द्रव्य हैं? ये 100 है। और इसमें जो जीव है वो एक पुद्गल द्रव्य है। तो वो एक पुद्गल वो एक जीव द्रव्य, वो एक जीव द्रव्य का काम अलग है, और ये जो 100 है इनका काम अलग है। कुछ बात समझ में आ रही है? कितनी स्वतंत्रता है। जैन दर्शन पढ़ने के बाद एक एक द्रव्य की, एक एक वस्तु की स्वतंत्रता हमारे दिमाग में आती है, और कोई किसी का कुछ करने वाला नहीं है, ये बात स्पष्ट हो जाती है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सिंपल बात है। हाँ, मानते ना दुकान मेरे बिना थोड़ी चल जाएगी, खोल लेंगे जाके नो। चलेगी, दुकान भी चलेगी, बिना बोले चलेगी। जब बिना पेट्रोल गाड़ी चल सकती है, दुकान में क्या दिक्कत है? पेट्रोल की तो बढ़िया है। ठीक है ना? मैंने कहते हैं सोनगढ़ वालों की चले बिना पेट्रोल गाड़ी। सोनगढ़ वालों की चलती, अपनी भी चलेगी। जब नेचुरल चीज देखेंगे ना, नेचुरल चीज देखने के बाद ऑटोमेटिक मोड में अपनी गाड़ी आ जाती है। और टेंशन फ्री होने के लिए आपको प्रकृति को समझना, यूनिवर्सल फैक्ट को समझना बहुत जरूरी है। ये जो दूसरे भी धर्म के लोग जो होते हैं ना, वो भी कर्तव्य तो अपने ऊपर नहीं रखते, भगवान के ऊपर डाल देते हैं। क्योंकि जब तक कर्तव्य तो अपने ऊपर है, दुख तभी तक है। तो उन्होंने अपना कर्तव्य किसको रख दिया? भगवान के ऊपर। अब वो टेंशन फ्री हो गए ना। अब टेंशन फ्री उपयोगी यहां तक आ पाता है, ये नियम है। अब वो चूंकि धारणा अलग है, इसलिए वो एक अलग दिशा हो गई। पर हमने एक्चुअल चीज समझी है कि कोई किसी का करने वाला नहीं है, चप्पा चप्पा करता है, तो हमारी टेंशन ऑलरेडी खत्म हो गई। और जब टेंशन खत्म हुई तो उपयोग ऑटोमेटिक स्वसन्मुख होता है। पर ये चीज समझ में कब आएगी? जब हमें यूनिवर्सल फैक्ट समझ में आएगा, प्राकृतिक चीजें समझ में आएंगी कि नेचर किस हिसाब से परिणमन कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो वो चीज अपन देख रहे हैं। चलो फिर से आ जाओ। द्रव्य के अपन ने 3 रूप, पुद्गल द्रव्य के अपन ने 3 रूप देखे। कौन कौन से? परमाणु, स्कंद और असमान जाति द्रव्य पर्याय। इसमें स्कंद और असमान जाति द्रव्य पर्याय तो हमें दिखाई देते हैं, और परमाणु है वो हमें दिखाई नहीं देता। पर इसमें जो दिखाई दे रहे हैं वो एक है कि अनंत है? अनंत है। और सब अपना अपना काम कर रहे हैं। काम हमें कदाचित एक होता हुआ दिखाई देगा, पर जब आप गहराई से विचार करोगे तो आपको अनंत कार्य दिखाई देंगे, वो भी केवल एक द्रव्य में। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपने आम देखा है और केरी? केरी और आम में अंतर समझते हो? 2 अलग अलग चीजें हैं कि एक ही चीज है? हाँ, एक कच्चा है एक पक्का है, ठीक है ना? अब मान लो ऐसा आम लो जो पहले कच्चा था बाद में पक गया, ठीक है? अब पुद्गल द्रव्य के मुख्यतः कितने गुण हैं? 4 गुण। कौन कौन से? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ठीक है? केरी का स्पर्श गुण है किस प्रकार का? स्पर्श गुण कठोर है, हार्ड है। और आम का स्पर्श गुण कैसा है? सॉफ्ट है। केरी का रस गुण कैसा है? खट्टा। और आम का मीठा। केरी का गंध गुण कैसा है? उसकी एक अलग स्मेल है, वो खटास वाली स्मेल है, और इसकी मिठास वाली स्मेल है। और केरी का जो वर्ण गुण है वो कैसा है? हरा। और इसका वर्ण गुण कैसा है? नीला, पीला, ठीक है ना? अब कुछ बात समझ में आ रही है? यहां पर तो अपन अनंत द्रव्य की बात कर रहे थे। यदि एक ही द्रव्य में देखें तो एक ही द्रव्य में भी कितना परिवर्तन है, और ये परिवर्तन किस चीज का है? उसके अनंत गुणों का है, जो प्रति समय बदल रहे हैं। एक ही द्रव्य जो आम है वो एक ही द्रव्य है, और वास्तव में देखें तो वो एक द्रव्य नहीं है। एक्चुअल में देखें तो वो भी अनंत द्रव्य है।
क्यों? क्योंकि आम जो है वो स्कंद है, ठीक है ना। स्कंद मतलब अनंत परमाणु से मिलकर बनी हुई संरचना है, वो भी कौन? आम। तभी तो आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, जितनी निर्जीव चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, इट मीन्स वो क्या है? स्कंद। और जितनी सजीव चीजें आपको दिखाई दे रही हैं वो क्या है? असमान जाति द्रव्य पर्याय, ठीक है। वो एक है कि अनंत है? अनंत हैं, और सब अपना अपना काम कर रहे हैं। किसी को इफेक्ट कर रहे हैं? नहीं। कोई कम है? सब परिपूर्ण है। इतनी चीजें एकदम क्लियर। असमान जाति द्रव्य पर्याय, देखो असमान, समान मतलब क्या होता है? सेम, ठीक है ना। सेम मतलब जीव जीव ये सेम है, पुद्गल पुद्गल ये सेम है। और असमान मतलब क्या हो गया? जो सेम नहीं हो, भिन्न जाति का हो, ठीक है ना। जाति मतलब समझते हो? जाति मतलब ग्रुप। तो असमान जाति, तो क्या हो गया असमान जाति? मतलब जो अलग अलग ग्रुप के हो, सेम ग्रुप के ना हो के अलग अलग ग्रुप के हो। तो अलग अलग ग्रुप के कौन कौन हो गए? एक जीव हो गया, एक पुद्गल हो गया, ये अलग अलग ग्रुप के हो गए। अब देखो, जीव तो था द्रव्य, पर जो पुद्गल है कौन सा? जैसे आम है, ठीक है ना, वो स्कंद है। वो स्कंद द्रव्य नहीं है, वो पर्याय है। क्यों पर्याय है? क्योंकि पुद्गल द्रव्य शुद्ध जो है वो केवल एक ही है, कौन? परमाणु। वो शुद्ध पुद्गल द्रव्य है। और जो आपको ये स्कंद संरचना दिखाई दे रही है, ये एक पर्याय रूप में है। पर्याय मतलब उसकी एक अवस्था है, ठीक है ना। उसकी बात अपन बाद में करेंगे, पर्याय क्या है। इसीलिए पूरा नाम क्या रखा अपन ने? असमान जाति द्रव्य पर्याय। असमान जाति मतलब समझ में आ गया? अलग अलग ग्रुप है। द्रव्य मतलब जीव द्रव्य, और पर्याय मतलब पुद्गल। आपने इसको इससे भी बताया था ना, जैसे शरीर मुर्दा है तो पुद्गल हो गया उस समय ना। हाँ। और उसमें चेतन का है तब तो वो असमान जाति को जीव लगा देते हैं। हाँ, तो वही चीज, अभी वही चीज तो बोली मैंने कि आपको जितनी निर्जीव चीजें दिखाई दे रही हैं, जितनी भी निर्जीव चीजें दिखाई दे रही हैं वो क्या है? स्कंद। और जितनी सजीव चीजें दिखाई दे रही हैं वो क्या है? असमान जाति द्रव्य पर्याय। अब फिर से आ जाओ, हाथी है, हाथी यदि मुर्दा है तो वो क्या है? स्कंद, ठीक है। और जिंदा है तो क्या है? असमान जाति द्रव्य पर्याय। बात आई समझ में? अब असमान जाति द्रव्य पर्याय कैसे हो गए? कि हाथी में हाथी अकेला नहीं है, हाथी का जो शरीर है वो है पुद्गल स्कंद, जो कि पर्याय है। किसकी? पुद्गल द्रव्य की पर्याय। पुद्गल द्रव्य की एक अवस्था है ना। अवस्था मतलब समझ रहे हो? अवस्था मतलब क्या होता है? हाँ, अवस्था मतलब स्टेज नहीं, अवस्था मतलब आपको जिस रूप में वो चीज दिखाई दे रही है। जैसे सोना है, सोना एक द्रव्य है, ठीक है। और उसकी अवस्थाएं क्या क्या हैं? उसकी अवस्थाएं हो सकती है उसका हार हो गया, उसकी चेन हो गई, उसकी करधनी हो गई, ये उसकी अवस्थाएं हैं, एक एक स्टेज है, ठीक है ना। यदि शरीर के ऊपर घटित करें तो आपका शरीर है वो एक द्रव्य हो गया। और पर्याय क्या होगी? उसकी अवस्थाएं क्या क्या होंगी? आप पहले छोटे थे, बच्चे थे, ठीक है ना, फिर किशोरावस्था, फिर युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, ये अवस्थाएं होंगी। ये एक बहुत स्थूल उदाहरण है। बात आ रही है समझ में? तो द्रव्य जो अनचेंजेबल है और अवस्थाएं जो चेंजेबल है। सोना अनचेंजेबल था और अवस्थाएं उसकी चेंजेबल। बात आई समझ में? अब ये जो हाथी दिखाई दे रहा है, शुद्ध पुद्गल द्रव्य कौन सा है? परमाणु जो है वो शुद्ध पुद्गल द्रव्य है। और उसकी जो अवस्थाएं हैं जो हमें इस रूप में दिखाई दे रही है, स्कंद के रूप में, वो क्या है? पर्याय है। इसलिए असमान जाति द्रव्य पर्याय। अब हाथी जो है अपना, हाथी में जो हाथी का शरीर है वो क्या है? पुद्गल, और पुद्गल की भी पर्याय। और जो जीव है वो क्या है? द्रव्य। तो ये अलग अलग जाति के हैं कि एक जाति के हैं? अलग अलग जाति के। तो अलग अलग जाति के थे, अलग अलग ग्रुप के थे, इसलिए इनको कहा असमान जाति।
और जीव था द्रव्य और पुद्गल थी पर्याय, इसलिए कहा द्रव्य पर्याय। अब आया समझ में कुछ? हाँ, पुद्गल भी एक द्रव्य है, परंतु वो इसलिए तो कहा कि शुद्ध पुद्गल जो द्रव्य है वो तो परमाणु है, वो दिखाई नहीं देता, और जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है वो एक अवस्था के रूप में है, तो वो उसके लिए उसको पर्याय कहते हैं, क्योंकि वो आपको एक अवस्था के रूप में दिखाई दे रही है ना, इसीलिए। ये तो वो भी वास्तव में एक द्रव्य ही, पर स्कंद में एक्चुअल में कितने द्रव्य हैं? वहां अनंत द्रव्य हैं, और उनकी एक मिली जुली पर्याय हमें आम के रूप में या घड़ी के रूप में या फिर फोटो के रूप में, पंखे के रूप में, शरीर के रूप में हमें दिखाई दे रही है। शुद्ध पुद्गल द्रव्य परमाणु है, वो नहीं दिखता, वो अनंत पुद्गल द्रव्यों का मिला जुला रूप एक पर्याय के रूप में है, स्कंद के रूप में है, और वो स्कंद एक अवस्था है, इसलिए पर्याय के रूप में कही जाती है। सामान्य रूप से उसको द्रव्य के रूप में कहा जाता है कि ये एक द्रव्य है, क्योंकि जैसे ही आप देखोगे कि ये इसमें स्पर्श नाम का गुण पाया जा रहा है, इट मीन्स ये कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य। पर जब आप गहराई से विचार करोगे तो ये पुद्गल द्रव्य नहीं है, ये पुद्गल स्कंद है और पर्याय के रूप में, ये गहराई से। पर सामान्य रूप में क्या कहा जाता है कि ये पुद्गल द्रव्य, ठीक है ना? इतनी चीजें एकदम क्लियर। और पुद्गल द्रव्य पहचान में आते से क्या चीजें ध्यान में आनी चाहिए? ये मैं नहीं हूं और इसमें सुख नहीं है, ठीक है? इतना एकदम क्लियर, कोई दिक्कत? अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये तो हुई अपनी पिछली कक्षा की बात, ठीक है? थोड़ा और डिटेल में मैंने बता दी। अब असमान जाति द्रव्य पर्याय जो है, या फिर ये जो शरीर है, इस शरीर में मैं कौन हूं? बहुत बहुत गंभीरता से विचार करना कि मैं कौन हूं और मैं क्या करता हूं। देखो, मैं सब जानता हूं कि आप बहुत स्वाध्यायी हो और रटे रटा उत्तर दे सकते हो, पर मैं बिल्कुल वो उत्तर नहीं सुनना चाहता, ठीक है ना? हमें किस चीज का अनुभव हो रहा है, वो चीज में मतलब आपको सुचवाना चाहता हूं कि एक्चुअल में हम क्या मानते हैं अपने अंदर के हम कौन हैं। ये जो शरीर है, ये शरीर एक्चुअल में क्या है? पुद्गल। कैसे पहचाना आपने? कैसे पहचाना? हाँ, गुणों के माध्यम से हमें पहचान में आता है कि ये पुद्गल द्रव्य है। कौन से गुण? स्पर्श रस गंध वर्ण। चूंकि ये चीज हमें दिखाई दे रही है, इट मीन्स कौन सा गुण पाया जा रहा है? दिखाई दे रही है, मतलब वर्ण गुण हो गया, क्योंकि दिखाई दे रही है ना, इट मीन्स वर्ण गुण। वर्ण मतलब रंग, ठीक है ना? आपको कोई भी रंग दिखाई दे रहा है मतलब वहां वर्ण गुण है, रंग गुण है, और रंग गुण है मतलब कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य। तो ये कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य। तो फिर मैं कौन सा द्रव्य हूं? ये तो मैं हूं ना। अब देखो, यदि ये मैं हूं और इसका जो भी कार्य है वो मैं कर रहा हूं, तो 100% ये चीज घटित होनी चाहिए। आपका जो लक्ष्य है उसमें लक्षण 100% घटित होना चाहिए। लक्ष्य मतलब जानते हैं आप? लक्ष्य मतलब क्या होता है? लक्ष्य मतलब हाँ, जो हमारा टारगेट है, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो क्या कहलाता है? लक्ष्य कहलाता है। और लक्षण मतलब क्या होता है? जिससे उसकी पहचान होती है। अब मान लो 100 चीजें हैं और 100 चीजों में एक चीज हमारा लक्ष्य है, तो लक्षण क्या करेगा? किस तक पहुंचाएगा? लक्ष्य तक पहुंचाएगा। देखो, 2 चीजें करता है लक्षण। एक तो 100 में से उस पर्टिकुलर एक चीज की पहचान करवाता है, और पहचान करने के बाद 99 चीजों को अलग कर देता है। 2 चीजें की, या फिर उल्टा कर लो, अलग कर दिया और फिर उसकी पहचान करवा दी, मतलब छटाई करने का काम करता है।
कौन? लक्षण। अभी समझ में नहीं आया, देखो उदाहरण देता हूं। आपने गाय देखी है? कैसी होती है गाय? सफेद होती है। अब देखो एक बच्चा है, उसने आज तक गाय नहीं देखी, ठीक है, उसको हम चिड़ियाघर में ले गए और उसको बोला कि अंदर जाके आओ, तुम्हें मान लो 100 जानवर वहां पर हैं, और उसको कह के ये बोला अपन ने कि गाय इस प्रकार की होती है, तो आपको गाय का उसका सही लक्षण बताना है कि गाय ऐसी होती है, जिससे वो केवल गाय को लेके आए, बाकी 99 को वहीं छोड़ के आ जाए। तो आप उस बच्चे को गाय का कौन सा लक्षण बताओगे कि गाय ऐसी होती है? अब देखो 2 सींग होते हैं, वो बैल के भी होते हैं, याक के भी होते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी। वो गाय को पकड़ के लाना चाहिए, वो बैल को भी उठा के ले आएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। बैल तो ना चाहिए था हमें, तो गाय चाहिए। आप कहोगे 4 पैर होते हैं, हिरण के भी 4 पैर होते हैं, तो बच्चा हिरण को भी उठा के ले आएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। लक्षण ऐसा होना चाहिए जो केवल उसके अंदर पाया जाए और 100% पाया जाए। 100% पाया जाए मतलब विश्व में जितनी भी गायें हैं उनके अंदर वो चीज पाई जानी चाहिए। एक भी सिंगल भी ऐसी गाय नहीं होनी चाहिए जिसके अंदर वो चीज नहीं पाई जाए। साथ में एक भी ऐसा दूसरा जानवर नहीं होना चाहिए जिसमें वो चीज पाई जा रही है। दोनों चीजें हैं, मतलब सारी गायों में भी पाया जाना चाहिए और दूसरे किसी अन्य पशु में वो चीज नहीं पाई जानी चाहिए। कौन सा है? तो ऐसा गाय का कौन सा लक्षण है? आप बच्चे को क्या बोलोगे कि गाय ऐसी होती है? वो बहुत प्यारी निकली है। दिखाना नहीं, उसको बोलना है। गाय देखी है कि नहीं देखी है? तो कैसी होती है गाय? तो बताइए ना। देखो हम गाय माता, ये तो असंभव दोष से दूषित चीज है। 4 धनों और सफेद रंग की हो। हाँ? 4 धनों और सफेद रंग की हो तो काली गाय नहीं होती? ना काली तो नहीं होती। गाय काली नहीं होती? ब्राउन हो है, हाँ, ठीक है। काली भी होती है, चितकबरी भी होती है, ब्राउन भी होती है, सफेद भी होती है। गाय का क्या लक्षण बनाओगे आप? आप बताओ क्या बनाओगे? नहीं पता। गाय नहीं देखी आपने? मेन चीज ये है कि उसको आप समझा दो कि गाय ऐसी होती है। क्या समझाओगे आप? देखो लक्षण से समझ में आया। लक्षण से 2 चीजें कौन कौन सी, वो बहुत जरूरी है। मुझे जो बताना है ना वो बहुत जरूरी चीज है। 2 चीजें क्या क्या चीज हुई लक्षण के माध्यम से? लक्षण के माध्यम से 2 चीजें अपन ने क्या की वो पूछ रहा हूँ। हाँ, मतलब हमने मूल चीज की पहचान करी, जो सिंगल एक पर्टिकुलर चीज थी उसकी पहचान करी, 99 को अलग कर दिया, ठीक है ना। दूसरी एक और चीज जो मैंने बताई कि लक्षण सारी गायों में पाया जाना चाहिए। मतलब जो लक्ष्य है, आपका लक्ष्य क्या है? गाय। तो विश्व में जितनी भी गाय हैं उन सब में वो चीज पाई जानी चाहिए। साथ ही किसी अन्य पशु में वो चीज नहीं पाई जानी, उसका नाम है लक्षण। अब गाय का ऐसा कौन सा लक्षण? अब देखो सुनो, अब शाकाहारी बकरी भी होती है, वो भी घास खाती है। लक्षण इतने थोड़ी ना बताए। सुनो, गाय के नीचे एक झिल्ली होती, झालर होती है। आपने जो गांव से जुड़े होंगे, वो जब गाय का दूध निकालना होता है ना, तो उसको यहाँ पर खिलाते हैं, सहलाते हैं, वो न्यूट्रल हो जाती है उससे। मतलब उसको यदि पुचकार लगाते हैं ना, उसको प्यार करते हैं, तो वो इस प्रकार से करते हैं। इधर हाथ नहीं फेरते, उसको यहाँ फेरते हैं। देखा है आपने? नहीं देखा।
हाँ, आप यदि दूध लेने जाते होगे, जो शोध का पीता होगा उन्होंने देखा होगा, जो दूध लगाने वाला जो होता है वो उसको यहाँ सहलाता है। यहाँ पर एक झालर होती है, वो झालर केवल और केवल गाय के अंदर पाई जाती है और किसी पशु के अंदर वो चीज नहीं पाई जाती। इतना दिमाग लगावे को हम तो गए रोज जावे दूध कटवा के, दिमाग इतना थोड़ा ही लगावे। मैं इतना दिमाग लगाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि लक्षण क्या काम करता है। मैं गाय में दिमाग लगाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। कहेंगे भाई वो क्या कहते हैं, बेल की नहीं होती वो झालर। अब उसे जो बच्चों को बतावेंगे, अब अच्छे से देखना, अब जो बच्चों को बताओगे कि वह झल्लर हो गए तो वो कहेगा झल्लर कैसी हो गई अलग हम उसे झल्लर देखो विषय से विषयांतर अपन को नहीं होना है, अपन को गाय नहीं पढ़नी है गाय कैसी होती है, अपन को ये देखना है कि लक्षण क्या काम करता है। ठीक है ना, गाय पे तो निबंध अपन ने तीसरी चौथी क्लास में लिखा है, गाय के जो भी लिखा है आपने, ठीक है ना, जो आपने सब बोला है वो सब लिखते ही है अपन। मेन चीज है लक्षण के माध्यम से लक्ष्य की पहचान होती है, और लक्ष्य में जो हमारा लक्षण है वो 100% पाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो 99% पाया जा रहा है, 1% नहीं पाया जा रहा, वो चीज नहीं चलेगी। 100% वहां पर वो चीज पाई जानी चाहिए, उसका नाम है सही लक्षण। और वो लक्षण यदि आप पकड़ लेते हो तो उससे आप लक्ष्य तक 100% पहुंच जाओगे। बात कुछ समझ में आ रही है? अभी बात कहां से उठी थी अपनी? लक्षण लक्ष्य की, हाँ, जीव द्रव्य की पहचान करनी है। अब ये जो शरीर है, इस शरीर में हमें लक्ष्य क्या है? खुद की खोज। सबसे बड़ी जिनवाणी माता हमें एक ही रास्ता दिखा रही है कि हम खुद की खोज कर लें। 2 प्रश्न मैंने उठाए थे, मैं कौन हूं और मैं क्या करता हूं। ये 2 चीजें हमारा लक्ष्य है। अब बराबर इसका लक्षण आप घटित करना जो 100% उसके अंदर पहुंचे, मतलब फैले, व्यापे, 1% भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। अब यदि ये शरीर में हूं तो इस लक्ष्य के अंदर अपना लक्षण घटित करो कि 100% मैं इसमें पाया जाता हूं कि नहीं पाया जाता, और इसमें जो भी काम हो रहे हैं वो मेरे अनुसार होते हैं कि नहीं होते हैं। यदि 1% भी इधर उधर होता है इसका मतलब वो सही लक्षण नहीं है, और वो बात एकदम झूठी है। फिर से, यदि लक्ष्य में लक्षण 1% भी, 1% तो बहुत दूर की बात हो गई, 99.9999% भी यदि उसमें नहीं मिल रहा है और 0.1% कदाचित आपको लग रहा है तो भी वो बात एकदम झूठी है। झूठी है मतलब उसकी सत्ता नहीं है, वो लक्षण ही झूठा है। आप नहीं पहुंच पाओगे वहां तक। भले 99.99% पाई जा रही है, 99.99% पाई जा रही है, फिर भी आप नहीं पहुंच पाओगे। क्यों? क्योंकि वो चीज ही नहीं है, 100 नहीं है, नहीं चीज ही नहीं है, वो गलत चीज है। अब लक्ष्य क्या था हमारा? 2 लक्ष्य थे, मैं कौन हूं और मैं क्या करता हूं। अब शरीर पर ये चीज घटित करके देखो कि ये शरीर में हूं कि नहीं हूं। लक्ष्य हमारा शरीर है कि शरीर में हूं कि नहीं हूं। अब इस पर अपना लक्षण घटित करके देखो, और इस जो भी काम इसके माध्यम से हम करते हैं वो काम देखो, वो हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। आप देखोगे ये कि 99% काम हम शरीर से कर ही नहीं पाते, जैसा हम चाहते वैसे नहीं होते। 1% काम यदि तात्कालिक न्याय से हो भी जाए, तात्कालिक न्याय तो समझते होगे ना आप? तात्कालिक न्याय मतलब कोइंसिडेंट से यदि कोई काम हो जाए तो उसको हम अपने सिर पर ले लेते हैं कि हमने ये काम किया है, और वो केवल 1% होते हैं। 1% भी बहुत ज्यादा कह रहा हूं मैं, 0.1% होते हैं। और फिर भी अज्ञानता से हम ये कहते हैं कि ये मैं हूं और इसका सारा काम मैं कर रहा हूं। आप बहुत प्रैक्टिकल ये चीज सोच के देखना कि ये मैं हूं कि नहीं हूं।
यदि ये आप हो तो ये जो मरण होता है, इस मरण में जीव यहीं रह जा, शरीर यहीं रह जाता है और हम कहीं चले जाते हैं। अब हम चले गए, क्यों चले गए? यदि ये शरीर आपको इतना ज्यादा प्यारा है, आप वापस इंटर कर जाओ, क्यों नहीं इंटर करते हैं? निकले क्यों उसमें से? आप कर सकते हो ना, वापस इंटर कर जाओ। यदि आप कर सकते हो तो इसको छोड़ते ही क्यों हो? मरण होते ही क्यों है? यदि आप कर सकते हो तो इसमें रोग एंटर क्यों करते हैं? यदि आप कर सकते हो तो ये आंखों का नंबर क्यों बदल जाता है? आंखें खराब क्यों हो जाती हैं? चश्मा क्यों लग जाता है? ये बाल सफेद क्यों हो जाते हैं? ये जवानी से बुढ़ापे की ओर कैसे बढ़ जाते हैं? उम्र क्यों बढ़ती हुई चली जाती है? हम कर रहे हैं ना। आप 99% काम देखोगे कि आपके हिसाब से नहीं हो रहे हैं। यदि आप ये हो तो 100% आप करके दिखाओ ना, क्योंकि लक्षण में लक्ष्य पूरा, मतलब लक्ष्य में लक्षण पूरा व्यापना चाहिए ना, होना चाहिए। यहां पे तो 99% पाया ही नहीं जा रहा कि हम कर रहे हो और इसका हो रहा हो, कुछ होता ही नहीं है। आपको ऊपरी ऊपरी शरीर से तो समझ में आएगा, यदि आप अंदर के शरीर में भी देखोगे ना, आप खाना खाते हो, उसका किस अंश से कैल्शियम बनेगा, मैग्नीशियम बनेगा, आयरन बनेगा, आपको नहीं पता। वो कौन सा भोजन का हिस्सा किस पार्ट को टच करेगा, आपको नहीं पता। किससे कितना खून बनेगा, आपको नहीं पता। वही खाना मैं खाऊं, उसका एक अलग रिजल्ट निकल के आएगा, और वही खाना आप खाओ, उसका एक अलग रिजल्ट निकल के आएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई साहब हम तो हवा खाते हैं और हवा खाते खाते मोटे हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग आपको ऐसे दिखेंगे 10-10 रोटी खाते हैं फिर भी सूखे से बिल्कुल ऐसे दिखेंगे। अब यदि इन चीजों से होता तो हो जाता ना, क्यों हो रहा है? इसका मतलब ये चीज जो दिखाई दे रही है ये मैं नहीं, ठीक है ना? क्योंकि अभी अपन ने केवल पुद्गल द्रव्य के बारे में पढ़ा है, जीव द्रव्य के बारे में नहीं पढ़ा है। जीव से नहीं पढ़ा तो खुद की जरूरत। हाँ, मैं जीव को पढ़ा तो बस उसको पढ़ाएंगे, पर पहले ये तो देख ले जो चीज दिखाई दे रही है वह निवृत्ति करना तो आ जाए हमें। पास होगे कि फर्स्ट आ जाओगे। कुछ बात समझ में आ रही है? पुद्गल द्रव्य की चीज हमने देखी, पुद्गल द्रव्य को कैसे पहचानोगे आप? स्पर्श रस गंध वर्णी 4 लक्षणों में पहचानोगे। अब हमें ये चीज दिखाई देती कि भाई साहब ये तो हम ही है, क्यों? क्योंकि सारी चीज दिखाई दे रही है, और ये आपने जो लक्षण बताए हैं 4 लक्षण, वो तो हमें यहाँ घटित होते दिखाई देते हैं। इट मीन्स हम कौन से द्रव्य हो गए? पुद्गल द्रव्य हो गए। फिर ये चीज खड़ी होती है कि यदि आप पुद्गल द्रव्य हो तो फिर ये जो महसूस करने वाला है, ये जो फील करने वाला है, ये कौन है? क्योंकि पुद्गल द्रव्य में ज्ञान और सुख नहीं पाया जाता। ये फीलिंग फैक्टर पुद्गल द्रव्य में नहीं है। आप मुर्दे को टच करोगे उसको कुछ महसूस नहीं होगा। इस दीवार को टच कर रहे हो, कुछ महसूस हो रहा है क्या इसको? उसकी वही तो मैं कह रहा हूँ, जीव द्रव्य की बात ही अपन बाद में करने वाले हैं। अभी तो अपन पुद्गल द्रव्य की बात कर रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि ये पुद्गल द्रव्य मैं हूं कि नहीं हूं। वो बात बाद में करेंगे कि मैं कौन हूं। पर ये जो चीज दिखाई दे रही है, अभी हमने पुद्गल द्रव्य पढ़ा, और ये जो चीज दिखाई दे रही है ये हमें पता पड़ गई कि ये पुद्गल द्रव्य है। क्यों पुद्गल द्रव्य है? क्योंकि 4 चीज इसमें पाई जा रही है। पर अभी तक हम ये सोच रहे थे कि ये चीज मैं हूं, मतलब मैं कौन सा द्रव्य हूं? पुद्गल द्रव्य हूं। पर जब हमें ये चीज समझ में आई कि पुद्गल में ज्ञान नहीं पाया जाता, सुख नहीं पाया जाता, ये ज्ञान और सुख कोई दूसरा द्रव्य है, ये फीलिंग करने वाला कोई दूसरा द्रव्य है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसको यदि हम टच करते हैं तो उसमें कोई फीलिंग नहीं होती है। इसका मतलब मरने के बाद की चीज और मरने के पहले की चीज में कोई तो एक ऐसी चीज थी जो अलग थी। और यहां पर केवल एक चीज नहीं है, कोई दूसरी चीज है जो ये फील करने वाली थी। तो ये फीलिंग फैक्टर क्या है? ये प्राण क्या है जो चले गए और पहले थे? इसको हमें समझना पड़ेगा।
क्या है ये प्राण? क्या है ये फीलिंग? ये जो हमें सुख का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है, क्योंकि ये पुद्गल द्रव्य को नहीं होता। आप पुद्गल द्रव्य, आपने कहीं पंखे को हंसते हुए देखा है? कभी किसी वस्तुओं को हंसते हुए देखा है, मुस्कुराते हुए देखा है, खुश होते हुए देखा है? क्यों नहीं देखा? क्योंकि उसमें सुख नाम का गुण पाए नहीं जाते। आपने पैसे से किसी व्यक्ति को मुस्कुराते हुए तो देखा होगा, पर पैसे को मुस्कुराता वो नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि उसमें सुख नाम का गुण ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है जिसमें सुख नाम का गुण है वो कोई दूसरी चीज है, और वो चीज कौन सी है? वो जीव द्रव्य। कि साहब जीव द्रव्य तो दिखाई क्यों नहीं देता? क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि उसमें वर्ण नाम का गुण नहीं है। हाँ, क्योंकि उसमें वर्ण नाम का गुण नहीं है। क्योंकि वर्ण नाम का गुण हुआ, इसका मतलब कौन सा द्रव्य हो गया? वो तो पुद्गल द्रव्य हो गया। और जो जीव द्रव्य है उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाए जाते। बात को समझ में आ रही है? देखो, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, विज्ञान ये चीज सिद्ध करता है कि जीव नाम की, आत्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं। क्यों भाई? सब दिखाई तो देती नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो दिखाई नहीं देती। कई सारी चीजें सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देती है, तो हम मानते कि नहीं मानते कि चीज है कि नहीं है? मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि सूक्ष्मदर्शी सिद्ध हो गई वो चीज, तो हमने मान लिया। कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सूक्ष्मदर्शी से भी दिखाई नहीं देती, उनको हम मानते कि नहीं मानते हैं? उनको भी हम मानते हैं। क्यों? अनुमान से कि इतना बड़ा चीज सूक्ष्मदर्शी से पकड़ में आ गई, तो इससे भी यदि छोटा करेंगे, भले ही सूक्ष्मदर्शी उसको नहीं पकड़ पा रही है, पर उसकी भी सत्ता होगी, तो अनुमान से मान लेते हैं। कई सारी चीजें ऐसी होती है आंखों से ही दिखाई नहीं देती है, जैसे हवा, कोई गंध, कोई स्वाद, ये आपको दिखाई देता है? ये किसी दूसरी इंद्रिय से पकड़ में आता है, तो अनुभव में आ रहा है, तभी तो आप पकड़ पा रहे हो। तो दिखाई तो दे नहीं रहा। अब किस स्वाद से तो इनकार कर नहीं सकते कि ये मीठा है। अब जो चीज मीठी है आप कैसे बताओगे? आप अनुभव करके तो बताओगे। आप शक्कर की मिठास में और गुड़ की मिठास में कैसे अंतर करोगे? कि साहब दिखाई तो देती नहीं है, ये चीज थोड़ी ना कहोगे आप अनुभव करके बताओगे। बात को समझ में आ रही है? जब हम वहां अनुभव की बात करके उस चीज को सिद्ध कर सकते हैं, तो यहां जो प्रति समय हमारी अनुभूति का विषय है उसकी सत्ता से हम कैसे इनकार कर सकते हैं? बात को समझ में आ रही है? जो लोग कहते हैं कि आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है, जीव द्रव्य नाम की कोई चीज नहीं है, अरे भैया निरंतर अनुभूति में आ तो रही है वो चीज। ये जो फील कर रहा है, ये फील करने वाला कौन है? यही तो आत्मा है। प्रवीण जी को जानते हो आप? प्रवीण जी बांसवाड़ा वाले, इंदौर वाले, ठीक है ना, जानते हो? कर्णानियों को पढ़ाते हैं। वो चीज, वो ऐसा कहते हैं कि आत्मा कहाँ है, कहाँ है आत्मा? तो उत्तर में बोलते हैं कि जहां से ये प्रश्न उठा वही तो आत्मा है। कि जाना किसने कि आत्मा कहाँ है, कौन है? ये जो जान रहा है वही तो आत्मा है। क्योंकि जानने का गुण जो है वो केवल आत्मा में पाया जाता है, वो केवल जीव द्रव्य में पाया जाता है, वो पुद्गल द्रव्य में नहीं पाया जाता। कोई पुद्गल द्रव्य आपको कोई जान के चीज बता देगा, ऐसा नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही है? मैं होमवर्क में आपको ये दो चीजें दे रहा हूं, एक मैं कौन हूं और मैं क्या करता हूं। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से अपने जीवन में घटित करना, इसके बारे में बारंबार विचार करना कि असल में मैं कौन हूं। यदि ये शरीर में हूं तो 100% आप इसमें होने चाहिए। इसको छोड़ने वाला ऐसा नहीं हो कि छूट जाए। यदि ये छूट जाएगा तो फिर आप कहां रहोगे? बात समझ में आए ना? और इसके माध्यम से जो जो काम हो रहे हैं वो आपके किए हुए होने चाहिए।
या फिर आप करने वाले होने चाहिए, तब तो ये चीज़ कही जाएगी कि हमने ये चीज़ करी है। ठीक है ना, ये दो चीज़ें आपके होमवर्क के लिए हैं, बारंबार इनका विचार करना आप। और दूसरी चीज़ ये जो हमने कही कि जानने वाला कौन है, बस 1 मिनट और, जानने वाला कौन है? जीव द्रव्य। और पुद्गल जानता है कि नहीं जानता है? पर आजकल ऐसे ऐसे कंप्यूटर्स आ गए हैं, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, ऐसे रोबोट्स आ गए हैं, वो आपको ये जो आपके 5 ऑर्गन्स है ना, ज्ञानेंद्रियां जिनको आप कहते हो, कौन कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये चीज उनमें भी पाई जाती, और वो आपको बराबर महसूस करके बता देंगे कि ये चीज ठंडी के गर्म। यदि आप उनको जोक सुनाओगे तो वो हंसेंगे। वो सब पुद्गल का कार्य है, बोलना भी पुद्गल का है। नहीं, मैं बहुत गहराई से देखो, मैं बहुत मतलब ये सोचने वाली बातें हैं बहुत ज़्यादा। यदि जानने वाला आत्मा है तो जानने वाली सारी चीज़ें तो वहाँ पर भी पाई जा रही हैं, जिसको अपन कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फिर जीव को आप पुद्गल से अलग कैसे करोगे? यदि आप उसको जोक सुनाओगे ना तो हंसेगा वो। आप कहोगे कि ये अच्छा है कि ये बुरा है, तो आपको अच्छे बुरे का निर्णय करके दे देगा। यदि आप कहो कि निर्णय करने की सामर्थ्य तो जीव में है, सोचने समझने की सामर्थ्य जीव में है, तो वो उनमें भी पाई जाती है। फिर अब कैसे अलग करोगे आप? चेतना नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, आप विचार करना। और ये दोनों बिंदुओं पर, ठीक है ना, पहला मैं कौन हूं और क्या करता हूं, इस पर विचार करना। और दूसरा, पुद्गल द्रव्य का इतना बड़ा साम्राज्य फैला हुआ है और उसमें ये सारे गुण ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं से पाए जा रहे हैं जो हम जीव द्रव्य में सिद्ध कर रहे हैं। तो क्या जीव द्रव्य कोई अलग चीज है या पुद्गल द्रव्य में ही हम जीव द्रव्य को इंक्लूड कर सकते हैं? क्योंकि सारी चीजें पाई जा रही है वहां पर, तो अलग कैसे करोगे आप? ये दोनों चीजें आप सोचना। ठीक है, अभी समय हो गया। ओम नमः शिवाय। सोचना और सोचना, आप विचार करना।